माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है। और आज का दिन हर पाकिस्तानी के लिए एक बहुत ही ख़ास दिन है, क्योंकि आज के दिन उस शख्स ने इस दुनिया में जन्म लिया जिसने हमें खुल के सांस लेने की आज़ादी दी, जिसने हमें अपने मुल्क में रहने का सुकून दिया, जिसने हमें ये प्यारा वतन पाकिस्तान दिया। और सबसे बड़ी बात ये कि बग़ैर किसी जंग के, बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के, वो लड़ाई झगड़ा जिसमें जो है सालों जंगें चलती रहती हैं, सालों लोग मरते रहते हैं, कुर्बानियाँ तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों की दी, लेकिन अपनी इल्म की ताकत से, अपने ईमान से, अपनी सोच से, और एक ऐसी ताकत जो कि कहते हैं कि जी इल्म हासिल करो अगर चीन भी जाना पड़े, अपने इल्म की ऐसी ताकत से लड़े और पाकिस्तान दिया हमें। और ऐसा मुल्क कि जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इस मुल्क में हर मौसम है, इस मुल्क में हर तरह की जगहें पाई जाती हैं, दरिया हो, समंदर हो, नदियाँ हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है। सर्द से सर्द इलाका भी है, गर्म से गर्म इलाका भी है, और मुतबादिल आबो हवा का इलाका भी है। इस पूरे पाकिस्तान में दुनिया का हर मौसम है। दुनिया में बहता हुआ समंदर भी है, दुनिया में बहते हुए दरिया भी हैं, नदियाँ भी हैं, हरियाली भी है, पहाड़, हरे पहाड़ भी हैं, खुश्क पहाड़ भी हैं, हर तरह का फल हमें नसीब है। इतना खूबसूरत ये मुल्क है, और ये इतना प्यारा मुल्क देने वाला शख्स जो कि ना होते हुए भी हमारे दरमियान मौजूद है। और जब तक दुनिया कायम है, और जब तक दुनिया में अबद तक इंशाअल्लाह, जब तक पाकिस्तान का नाम इस नक्शे पर उभर रहा है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम कोई फरामोश कर ही नहीं सकता। और आज 25 दिसंबर को हमारे बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह का दिन है। आज 140वीं सालगिरह हम उनकी मनाएंगे। लेकिन किसी को आइडियल बनाने का क्या मकसद होता है? आप में से कोई मुझे बताएगा? हम किसी को अपना आइडियल क्यों बनाते हैं? और जब हम किसी को अपना आइडियल बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं उसके लिए? कोई मुझे बताएगा? यहाँ पर कोई हाथ खड़ा करे। इतने सारे स्टूडेंट, मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा है, प्यारा सा, उसने हाथ खड़ा किया है। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? रहीम साबिर। रहीम, अच्छा जी। जी रहीम, क्या कहेंगे आप? मिस, हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए मिस। रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसको हम अपना आइडियल बनाते हैं। और आइडियल क्यों बनाते हैं? हमें उसकी कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, तो इसलिए हम आइडियल बनाते हैं ना किसी को। तो अच्छा, जिसको हम आइडियल बनाते हैं हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करते हैं, तो जब वो आपसे कुछ कहते हैं तो आप उनकी बात मानते हैं या मना कर देते हैं? मानते हैं ना। तो जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी को अपना आइडियल बनाते हैं, तो उसके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जैसी जिंदगी उसने गुजारी वैसे गुजारने की कोशिश करते हैं। पहले तो उस बच्चे के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं, क्योंकि इतने सारे लोगों में एक ही बच्चा खड़ा हुआ बोल रहा है। बैठे बेटा। तो जी हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के जितने भी अक़वाल हैं, जितनी उन्होंने तकारीर की हैं, उनको सुने, उनकी असल रूह क्या है, उनका असल मकसद क्या था, उसको समझें और फिर उस पर ज़िंदगी गुजारें। पाकिस्तान कैसे बना, कितनी कुर्बानियाँ दी गई, क्या क्या हुआ, ये सब जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया गया था, जिस मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान वजूद में आया, वो मकसद हम क्यों भूलते जा रहे हैं? क्या वजह है कि क्या ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने? हमारा मुल्क तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, लेकिन हम बहैसियत कौम, क्या हम वो पाकिस्तानी हैं
कि जिन पाकिस्तानियों का ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था, वो पाकिस्तानी या वो लोग या वो कौम जो उनके एक नज़रिए पे एक साथ जमा हुई, मिलके जिन्होंने उनका साथ दिया, एक ही कायद था और एक ही कौम थी। वो वक्त जब एक ही कायद था और एक ही कौम थी। आज पता नहीं कितने कायद हैं और पता नहीं कितनी कौमें हमारे मुल्क में। तो क्या ये वो पाकिस्तान है? क्या हम वो कौम हैं? नहीं ना। जब हमारे माँ बाप या हमारे घर का बुजुर्ग, दादा, नाना, अब्बा जब एक घर बनाते हैं, बड़ी कोशिशों से, मेहनतों से, सारी जिंदगी की उनकी रियाजत होती है, सारी जिंदगी की मेहनत होती है, पेट काटते हैं, कम खाते हैं, कम पहनते हैं, लेकिन घर बनाते हैं अपनी औलाद के लिए। उसमें मुख्तलिफ बच्चे होते हैं, छोटा बड़ा, कोई ज़्यादा चहीता, कोई ज़रा कम चहीता, कोई ज़्यादा काबिल, कोई ज़रा नालायक, सारे बच्चे उस घर में रहते हैं। और वो एक घर बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है, ये हर इंसान जानता है। और जब घर बन जाता है और इंसान उस घर में कदम रखता है खुश खुश, और उसकी औलादें सारी उसके साथ होती हैं, तो वो चाहता है कि हम सब मिल के इस घर में रहें जो कि उसने खून पसीने की कमाई से बनाया, मोहब्बतों से बनाया है। और फिर ऐसा होता है कि उस इंसान के चले जाने के बाद सारे बहन भाई अलग हो जाते हैं, लड़ने झगड़ने लग जाते हैं। वो कहता है ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, और फिर एक दिन उस घर का जो है बंटवारा कर दिया जाता है। और वो घर जो बड़ी मेहनत, प्यार और बड़े ही तमन्ना से बनाया गया था, उस घर के लोग और वो घर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये घर जो है वो कायद आज़म का घर है, जिसका नाम है पाकिस्तान। हम सब उनके बच्चे हैं, और जब हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपना अपना हक मांगते हैं, अपनी अपनी जगह मांगते हैं, अपने अपने इलाके मांगते हैं, तो उनको भी दुखी होता होगा, ज़ाहिर है। तो क्या हम बहैसियत वो कौम हैं जो कौम उस दौर में थी, जिस दौर में पाकिस्तान वजूद में आया, जब एक कायद था, एक कौम थी? हम वो कौम नहीं हैं, तो हमें वो कौम बनना है। जितने लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं और जितने मुझे देख रहे हैं, शायद इस प्रोग्राम से कहीं किसी में कोई थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, शायद दिल में एक और चिराग जल जाए। मोहब्बत तो सब करते हैं अपने मुल्क से। जब कोई बुरा वक्त पड़ता है तो सब एक हो जाते हैं, लेकिन बुरा वक्त ही क्यों? बुरे वक्त में तो दुश्मन भी मदद कर देता है। तो हमें इतना फख्र क्यों है कि हम बुरे वक्त में एक हो जाते हैं, हम बुरे वक्त में सब एक हो जाते हैं? बुरे वक्त में तो दुश्मन भी इमदाद पहुंचा रहा होता है, बड़े से बड़ा दुश्मन हमारा मुल्क जो है वो भी इमदाद दे रहा होता है। तो हमें क्यों इस बात पे इतना फख्र है कि कोई बुरा वक्त आता है तो हम एक हो जाते हैं? कोई फायदा नहीं है। बुरा वक्त आके सब एक इसलिए होते हैं क्योंकि उनको अपना वक्त याद आ रहा होता है कि अगर हम इस वक्त में पड़ जाएं तो क्या होगा। अल्लाह के खौफ से और डर से एक होते हैं, लेकिन मोहब्बत कहाँ है? मोहब्बत से क्यों नहीं होते हम एक? अच्छे वक्त में एक क्यों नहीं होते? मजा तो तब है क्योंकि जब हम एक होंगे तभी अच्छा वक्त आएगा ना। अच्छा वक्त ऐसे कैसे आएगा? जब तक एक नहीं होंगे तब तक अच्छा वक्त नहीं आएगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे कायद, जो असल में कायद थे और कायद हैं, उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। आप उनका एक फरमान देखें, एक फरमान में पूरी जिंदगी का मैसेज है। एक एक फरमान जो है ना उनका इतना जो है वो क्या कहना चाहिए, फायदेमंद है हमारी जिंदगियों के लिए कि अगर हम एक एक पे चलना शुरू कर दें। मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी ने कोई फरमान लिखा हो। शेक्सपियर की बातें लिख रहे होते हैं फेसबुक के पे, सोशल मीडिया पे, शेर व शायरी लिख रहे होते हैं, लेकिन कभी मैंने नहीं देखा कि किसी ने कायद का कोई फरमान लगाया हो। कभी नहीं लगाता कोई, बहुत कम होंगे, कोई 1000 में से किसी एक ने लगा दिया होगा, वरना नहीं। तो आज हमने वादा करना है अपने मुल्क से और इस मुल्क के बनाने वाले से, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से, कि जिस मुल्क का ख्वाब उन्होंने देखा वो मुल्क तो बन गया, लेकिन जिस कौम का ख्वाब उन्होंने देखा था वो कौम कब बनेगी? हमने वो कौम बनना है, और आप लोग ही आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालने वाले हैं। क्या पता आप लोगों में से कल को कोई इस मुल्क का प्रेसिडेंट बन जाए, कोई गवर्नर बन जाए, किसी को थोड़ी पता है आगे जाके क्या होना है। तो अपने दिल में अहद करें कि हमने अपने मुल्क को, क्योंकि इस्लाम में अपने मुल्क से मोहब्बत का भी हुक्म दिया गया है, इस्लाम में अपने मुल्क से मोहब्बत का हुक्म दिया गया है। और जो इस्लाम में हुक्म दिया गया है, अल्लाह ने जो हमें कहा है, अगर हम उसको नहीं मानते तो हम ठीक अल्लाह की नाफरमानी करते हैं।
तो हमें चाहिए कि हम अपने मुल्क से मोहब्बत करें, इसके लोगों से मोहब्बत करें, और इसको अच्छा करने के लिए छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम पहला कदम उठा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कानून की पाबंदी करें, गंदा ना करें अपने मुल्क को, अपने मुल्क को बुरा ना कहें। आजकल तो हर नौजवान यहाँ से भागने के चक्करों में लगा हुआ है, बस भाग जाएं किसी तरह। आप यकीन जानिए, हमारे पास पासपोर्ट हैं, हम नहीं जाते, दूसरे मुल्कों के हैं, हम यहीं रहते हैं। मेरा दिल ही नहीं लगता, 1 महीने बाद मुझे काटने को दौड़ता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, चाहे कोई भी जगह हो। अपना पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान। और आज मैं चाहती हूँ कि हम वादा करें कि हम अपने मुल्क को अच्छा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, प्यार बनाएंगे, प्यार भरेंगे इसमें प्यार, हर एक से प्यार से बात करें, दरगुजर करें, तो फिर शायद हम, वरना मैं तो हमेशा रोडों पे लड़ते हुए ही देखती हूँ लोगों को, एक दूसरे से लड़ लेते हैं, गिरबान पकड़े हुए होते हैं। खैर, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, हमें तौफीक दे के हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। और अगर ब्रेक का वक्त हो गया तो मैं ब्रेक ले लूँ, वरना मैं अपने गेस्ट को बुलाऊँ? ठीक है, तो हम सबसे पहले अपनी एक ऐसी गेस्ट को बुलाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, क्योंकि इल्म देना सबसे बड़ी दौलत देना, यही सबसे बड़ा काम है। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम एक अच्छी माँ, एक अच्छी खातून, एक अच्छी उस्ताद, एक अच्छी मुकर्ररा और एक बहुत ही अच्छी इंसान, आपकी बहुत सारी तालियों में खुशबक शुजात। खुशबक बाजी आ गई हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन एक और गेस्ट को बुलाते हैं हम, पहले उनसे बात करते हैं, उनको बुला के यहाँ पर, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वो भी हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम है, हम किसी भी तरह अपने मुल्क की खिदमत करें, करना चाहिए। दूसरे मुल्क में जाकर हमें लोगों को पता होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी जो है, ये पाकिस्तानी है, ये एक ऐसा पाकिस्तानी है जो अपने मुल्क का नाम दूसरी जगह पे भी रोशन करता है, चाहे अपने फन से करें, चाहे अपने काम से करें, चाहे अपनी तालीम से करें, चाहे अपनी इंसानियत से करें, बस पाकिस्तान का नाम रोशन करना जरूरी है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में नईम अब्बास रूफी। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू, इसकी
आपने, खालिस पाकिस्तानी। बिल्कुल जी, बहुत देख पे चले गए। सकती कायदे आजम का ये फरमान हम सब पाकिस्तानियों के लिए है कि हम सब इस छत के नीचे मिलजुल कर रहें, और आज हम जिस आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं ये नेमत कायदे आजम की बदौलत ही है, जिनके नजरियात, तसव्वुरात, फिक्र, अमल, तालीम व तलकीन, फरमूदात व खिताबात मुल्क व मिल्लत के लिए अनमोल सरमाए की हैसियत रखते हैं। आज की तारीख 25 दिसंबर हमारे कायद का यौम पैदाइश है, जिस पर सारी कौम के ये जज्बात हैं। तेरा एहसान है। मैं आपको मसरूफ अमल होने की ताकीद करता हूँ। काम, काम और बस काम। सुकून की खातिर सब्र बर्दाश्त और इनकिसारी के साथ अपनी कौम की सच्ची खिदमत करते जाएं। यह है कायदे आज़म का फर्ज। और एक और गेस्ट को मैं बुलाऊंगी और उसके बाद फिर इनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। और मैंने जैसे कि कहा कि हर वो इंसान जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, ऐसे काम करता है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि उसने पाकिस्तान की खिदमत की है। आपकी बहुत सारी तालियों में हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम अरबाज खान। कैसे हैं आप सब? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले खुशबकबाजी से शुरू करते हैं। मैं सिर्फ आप लोगों से इतना पूछना चाहती हूँ आज के क्या मैंने अभी इनसे कहा कि पाकिस्तान तो वही है जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, लेकिन हम कौम वो नहीं है। वही ना देखा था अल्लामा इकबाल ने, पाकिस्तान ने उसको पाकिस्तान की सूरत में कायदे आज़म ने उसको ताबीर दी। तो क्या ये वो पाकिस्तान है जो कायदे आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान हो? मैंने ये कहा कि पाकिस्तान तो वही है, लेकिन कौम शायद हम वो अब नहीं रहे। हम सिर्फ मुसीबत में जमा होते हैं। अच्छे वक्त में ये बस मैं पूछना चाहती हूँ आज आप तीनों से। जवेरिया, मैं तो बड़ा पॉजिटिव सोच के साथ बात करती हूँ। पाकिस्तान का नाम जब भी आता है तो एक पॉजिटिव, मस्बत और मजबूत सोच के साथ बात करना चाहिए। बिकॉज घर है हमारा आस्ताना, आशियाना, हमारा साहिबान, हमारी पहचान, हमारी शान, सब कुछ, यानी हम हैं ही। अदरवाइज हम 0/0/0 भी नहीं। बिल्कुल। तो पाकिस्तान जब हमारी इतनी जिंदगी के करीब और नजदीक, बल्कि हमारे शहरत के पास, तो अल्लाह ताला है। और मैं ये समझती हूँ अगर अल्लाह ताला पर हम अपना पूरा ईमान और भरोसा रखते हैं एज अ मोमिन, तो फिर हम ये समझते हैं कि अल्लाह ताला का दिया हुआ एक मोजज़ा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसे ही नहीं आलम वजूद में आए कि एक दिन किसी ने यूं बैठ के ख्वाब देखा और दूसरे दिन ये एक मोजज़ा है। और वो जो कहते हैं ना कि पैगंबरों के और रसूलों के बारे में कि भाई अब तो कोई नहीं आएगा, मोजज़ा तो होगा नहीं, लेकिन मैं समझती हूँ अब पैगंबर नहीं आएंगे, हम ही आएंगे। तो ये इंसान है जो अब ये मौजज़े दिखा रहे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली पाकिस्तान एक मौजज़ा है। और जिस तरह ये आलम वजूद में आया और जिस तरह पूरी कौम ने मिलकर, देखिए अभी आपने बात की कि क्या ये वो कायद का पाकिस्तान तो वही है जो कायद का पाकिस्तान, और कायद का पाकिस्तान बानी और फाउंडर है हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हीं का पाकिस्तान। लेकिन अब क्या ये कौम वो कौम है? तो ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आज इतना खुशी का दिन है, इतना प्यारा दिन है। आज जिस तरह हम 12 रबीउल अव्वल भी मनाते हैं, जिस तरह हम अपनी बर्थडे और हम हर हमारे जो त्योहार हैं हम उसमें त्योहार मनाते हैं, वादे करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि हम अपने जो पाकिस्तान का बाप जिसे कहना चाहिए, हम उनकी जब सालगिरह वाले दिन बैठते हैं तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमें मस्बत सोच रखना चाहिए। पाकिस्तान आज भी बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन है बच्चों। इसमें दुनिया की हर नेमत है। इन जैसे टैलेंट्स हैं, इन जैसे टैलेंट हैं, आप जैसे दिमाग हैं, इन जैसी सलाहियतें हैं, क्या नहीं है, सब कुछ है। बस थोड़ा सा हमें अपने आप को और मजीद पावरफुल करना है और उसके लिए अपने इनर को उठा के खड़ा करना है। हमें कोई बाहर से नहीं आएगा, हमें कोई बाहर से समझाने बताने, हमें अपने अंदर का पाकिस्तानी और हमारे अंदर का जो कौमी जज्बा है उसको बेदार रखना है। मतलब वो है,
भैया भी नहीं है, जितने बच्चे बैठे हैं सब में है, सब मुझे में है। यकीन है, बस उसे जिंदा और बेदार रखना है, वो ना कहीं फाबीदा ना। आप क्या कहेंगे अरबाज जी? मैं ये कहूंगा कि बड़ी अच्छी बात है कि माशाल्लाह, क्योंकि आज हमारा फादर ऑफ द नेशंस डे है। जब हमने देखा है कि जब इस तरह के कोई त्यौहार आते हैं 14 अगस्त और 25 दिसंबर के हवाले से, तो हम लोग घरों पर झंडियां लगा लेते हैं, यहाँ पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा जो जरूरी अमल है कि हम उनके जो अहकामात हैं उन पर अगर अमल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बेशक। जो उनके पैगामात है, जिस तरह आपने फरमाया कि वाकई की जिस मकसद के तहत ये पाकिस्तान हासिल किया गया था और जितनी कुर्बानियां देकर हासिल किया गया था, क्या आया उन कुर्बानियों का हम जो है सिला दे रहे हैं कि नहीं है? तो डिटर्मिनेशन सिर्फ ये करें कि अपने घर से अच्छाई का आगाज करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने अगर एक अच्छा काम करना है तो आप अपनी जात से शुरू करें। आप ये ना सोचें कि कोई और इनिशिएटिव लेगा। आप एक अच्छा काम करेंगे तो उसकी तकलीफ करते करते वो अच्छाई फैलती जाएगी। तो ये और एक और भी चीज देखी गई है कि जब कोई नागहानी आफत आती है, सैलाब हो गया या जलजला, तो हमने देखा है कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं, चैरिटी भी देते हैं, डिजास्टर का वेट करते तो जरूरत क्या इस बात की नहीं है कि बगैर इन आफात के अगर हम इकट्ठे रहें तो ये ऐसी बात है। पर बाज एक और बात, मोहब्बत करने के लिए किसी से कहा नहीं जाता, मोहब्बत आप कीजिए ये कहा नहीं जाता, ये इंसान के अंदर का जज्बा आप होता है। कमांड नहीं कर सकते, डिमांड कर सकते। तो आपने जो बात कही ना कि हाँ आप अपने मुल्क से मोहब्बत कर रहे हैं तो फिर उसका इजहार करें। मोहब्बत तो इजहार मांगती है, आप अल्लाह ताला से भी मोहब्बत करते हैं तो उसका इजहार करते हैं, तो इजहार मांगती है ना। तो पाकिस्तान से मोहब्बत ये इजहार है कि आप एक अच्छा काम करें पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये है कि पाकिस्तान की जो अपनी कम्युनिटी जितनी पाकिस्तानी कौम जो है उसके लिए अपने काम ऐसे दिखाएं कि लोगों, वही तस्वीर वाली बात आपकी कि तस्वीर की जरूरत ना पड़े और पूरी दुनिया को मैसेज चले जाए ये पाकिस्तान में काम हुआ है, ये इसमें इसके कायदे-ए-आज़म की नेशन का काम हुआ है। इसी तरह दीन की बात हो, इस्लाम पे अगर हम पूरा काम करें, दीन की जो बात करें थी, तो दुनिया को खुद ही मैसेज चले जाएगा ये उम्मत नबी है। ये ना पता लगे दिखाना पड़े, खुद ही पता लग गया दुनिया में वर्क सही। और हमारे ईसाई भाई भी है पाकिस्तान में, आज उनका भी दिन है, उनको भी हैप्पी क्रिसमस डे और क्योंकि लाजमी करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क में हर तरह के कौम के लोग रह रहे हैं, चाहे वो कोई भी मजहब हो, कोई भी कौम हो, कोई भी नस्ल हो, सबको हमारे मुल्क ने समेटा हुआ है। और ईसाई बिरादरी जितनी भी आज क्रिसमस मना रही है बहुत ही आजादी के साथ, झंडे पे जो खुशी के साथ मना रहे सफेद हैं। निशान उसी बात का है। और कायद अमन का मोहम्मद निशान अली है। जिन्ना ने तमाम अकलियतों कौमियतों के लिए पाकिस्तान बनाया, उन लोगों के लिए जिनके हुकूक सल्ब हो रहे थे। असल में तो ह्यूमन राइट का मामला था, ये सारा ह्यूमन राइट्स का मामला था ना, कि आपके हुकूक सल्ब हो रहे थे। तो एक मुल्क की जरूरत पड़ी जहाँ वो तमाम मजलूम तबका जो अपने आप को इजहार सही तौर पर नहीं कर पा रहा, उसको एक मुल्क दे दिया गया। और उसमें मुसलमान भी थे, हिंदू ईसाई सारी बरादरियां हैं। लेकिन मैं समझती हूँ जवेरिया कि बहुत अच्छे लोग हैं पाकिस्तान के, बहुत प्यारे लोग हैं। हम चंद लोगों के जैसे चंद करप्ट लोग, चंद बुरे लोग, चंद खराब जरसूमें, उनकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि पूरे पाकिस्तान, हम चंद लोगों की वजह से पूरे पाकिस्तान को और उन चंद लोगों की वजह से तमाम लोग परेशान। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इतनी बड़ी कुव्वत है हमारे मुल्क की, इतनी बड़ी तादाद है अच्छे लोगों की, अगर वो सब उठ के खड़े हों और सब अपना अपना, मैं नहीं समझती ये चंद लोग जो है कहीं टिक भी पाएंगे। लेकिन खड़े हो तब ना, खड़े होंगे, तब खड़े होंगे, खड़े कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए तालीम के शोबे में भी तरक्की हो रही है, लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं। टैलेंट एक से एक, पाकिस्तान के टैलेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता किसी भी मैदान में। लेकिन इतने से लोगों ने गलबा किया हुआ है, वो दुनिया की नजर में ज्यादा लोग बेचारे जो मासूम हैं उनको उनकी कम रूफी होता ऐसा है कि आपके पास जिस्म में अगर कोई एक जरासीम आ जाता है ना, तो आपका पूरा जिस्म इफेक्ट कर जाता है ना। कहीं एक जिस्म के हिस्से में कोई रोग लग जाता है तो पूरा जिस्म जो है, लेकिन उसकी डायग्नोसिस जरूरी होती है, सही मेडिकेशन जरूरी होती है और अच्छा डॉक्टर जरूरी होता है। हमारे मुल्क को भी एक अच्छा मसीहा, एक अच्छा डॉक्टर जिस दिन मिल गया और कौम के सारे बच्चे आम बेड़ा पार। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। पानी में और तकलीफ में इकट्ठे होते हैं, तो अगर हम इकट्ठे ही रहें तो शायद हम पे आफात आए भी ना। क्योंकि अक्सर ये होता है कि घर में ही होता है, घरों में ये होता है कि बड़े बूढ़े कहते थे कि भाई ये किड़किड़ ये लड़ाई झगड़ा जो है या तो जान
लेके जाता है या रिस्क उड़ा देता है, बरकत खत्म हो जाती है। तो ये चाहे घर हो, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारे घर ही है और हम सब साथ रहते जब हैं। अपने आप को नहीं बदलेंगे तो क्योंकि वो एक हाँ। बड़ा मशहूर वाक़या है, किसी गजवा में एक सहाबी शहादत नोश फरमाने लगे थे तो पानी चाहिए था, तो कोई साहब उनके पास पानी लेकर गए तो देखा कि एक और जो है सहाबी वो भी काफ़ी तकलीफ में है, तो बोला कि नहीं पहले उसको पिलाओ। जब वो उसके पास गए तो उसने देखा कि एक और सहाबी की यही हालत, उन्होंने कहा नहीं उसको पिलाओ। जब वो वहां पर पहुंचा वो शहादत फरमा चुके थे, वापस आए तो वो दूसरे वाले सहाबी भी शहादत नोश फरमा चुके थे, वापसी पे तीसरे वाले भी। तो ये जज्बा क्या मतलब है बात कि है। उस वक्त ये देखें जज्बा होना चाहिए। हर बात मैं समझती हूँ बड़ी अच्छी बात ये कि कम से कम दुख में तो एक जगह जमा हो जाते अभी भी यानी कि कौम में ये वाला जज्बा है, यहाँ रुक जाते हैं हम लोग, अभी है, दम है। मतलब आप वाली बात के अच्छी प्यारी कौम है। कि हम देखने में तो कुछ भी नहीं है, मतलब है कि एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन आज भी अगर छोटा सा भी कोई काम होता है तो उसकी वजह सारी दुनिया की पूरी दुनिया में फैल जाती है। वैसे भी सारी दुनिया की निगाहें सिर्फ पाकिस्तान पर पाकिस्तान पे टिकी है। एक छोटी सी ब्रेक और हम मना रहे हैं काइट डे। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कायदे आजम ने फरमाया, अपनी तंजीम इस तौर कीजिए कि किसी पर भरोसा करने की जरूरत न रहे। यही आपका वाहिद और बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी के खिलाफ बदख्वाही या अनाद रखें। अपने हुकूक और मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो ताकत पैदा कर लीजिए कि आप अपनी मुदाफ़ियत कर सकें। हमें आजाद के दुनिया हुई। ये तलवार जो आपने मुझे इनायत की है सिर्फ हिफाजत के लिए उठेगी, लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी अमर है वो तालीम है। इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर होता है। जाइए और इल्म हासिल कीजिए। और जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इशरत जावेद और इशाल जावेद, और ये हमें आज पहले भी आप हमारे शो पे आई हैं और बहुत अच्छी मुकर्ररा है और इन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीर हमें सुनाई थी। डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान, ट्रेनर हैं एट रिबॉर्न ट्रेनिंग एंड सर्विसेज में। तो आज हम इनसे सुनेंगे इनकी तकरीर और पूछते हैं इनसे कि इनकी तकरीर का मौजू क्या है। आज आपकी तकरीर का क्या मौजू? मेरी तकरीर का मौजू है कायदे आज़म का पाकिस्तान। कायदे आज़म का पाकिस्तान। बहुत सारी तालियां इनके लिए जी। पंजाब के बंगाल के जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने महाजिर लिए कुरान चल पड़े, और कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि सदर आली वकार ये था कायदे आजम का पाकिस्तान। मगर फिर रुख बदलिए और सुनिए, जिए सिंध जिए पठान जिए महाजिर किनारे, तेरा सूबा मेरा सूबा सिंधु देश किनारे, लाल नीले पीले झंडों किनारे, तभी सदर आली वकार आज मैं ये कहने पर हक बजाने भूं कि थी जिसकी तमन्ना ये सहर वो तो नहीं है, कायद की तगोदो का समर ये तो नहीं है, मसले हुए जज्बे तो कहीं कुचले हुए जिस्म, इकबाल का वो ख्वाब नगर ये तो नहीं है। लेकिन फिर सदर आली वकार ये सोहनी धरती पुकार उठती है, ललकार उठती है कि इंसानियत को भारी जूतों तले रोंदने वालों, फजा में बारूद की बू फैलाने वालों, बुताने रंग बू में उलझाने वालों, तू कौन मैं कौन पर आपस में लड़वाने वालों, मरवाने वालों, मेरे मुल्क के टुकड़ों पर आग बरसाने वालों, मेरिट का कत्ल करने वालों, एक हफ्ते में 150 लाशों को बोरियों की नजर करने वालों, खुदा के लहजे में बात करने वालों, संभल जाओ कि ये वतन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये कायदे आजम का पाकिस्तान है। क्योंकि जब परचमे जा लेकर निकले हम खाक नशी मक्तल मक्तल, उस वक्त से लेकर आज तलक जल्लाद पे हैबत तारी है। किस ज़ौम में थे अपने दुश्मन, शायद ये उन्हें मालूम न था, ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। ये खाके वतन है जान अपनी और जान तो सबको प्यारी है। तशरीफ रखिए, बहुत जबरदस्त। और अब एक और मेहमान जो जब भी हमारे शो में आए हैं वापस गए नहीं, गए इस तरह नहीं
कि उस शो की क्लिपिंग मुस्तकिल सोशल मीडिया पे चलती रही, कभी व्हाट्सएप के जरिए मुझे मौसूल होती रही, कभी फेसबुक पे, कभी किसी और ब्लॉग पे। तो जी मैं बुला रही हूँ इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान, मैनेजर ऑफ रीबॉर्न ट्रेनिंग एंड सर्विसेज उवैस रब्बानी को। बहुत शुक्रिया जवेरिया। तमाम तारीफें खुदाए बबरकत के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरुदसलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल मैं अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेने के लिए करीबी एक सरकारी दफ्तर में गया। अर्ज की तो मालूम हुआ कि खुद को इंतहाई शरीफ और मोअज़्ज़िज़ और ईमानदार शहरी साबित करने के लिए मुझे 10,000 रुपये रिश्वत देनी होगी। मैं हैरान हो गया और कहने लगे कल चूंकि जिना साहब की सालगिरह है इसलिए कुछ मिठाई और चाय पानी का बंदोबस्त हो जाए तो मेरे करेक्टर पे 4 चांद लग जाएंगे। मैं मुस्कुराने लगा और मैं ही नहीं बल्कि इस दरबारी भिखारी के सामने लगी जिना साहब की तस्वीर भी मुस्कुराने लगी। जिना साहब, 1 रुपया तनख्वाह लेने वाले जिना साहब, रिश्वत के नाम पर आग बगुला हो जाने वाले जिना साहब, अदल इंसाफ के नाम पर सरकार सरकारी दफ्तर बनाने वाले जिना साहब, हिंदुस्तान का सीना चीर कर पाकिस्तान बनाने वाले जिना साहब, इस मुल्क को करप्शन और नाइंसाफी जैसी बीमारी से बचाने के लिए अपना मर्ज छुपाने वाले जिना साहब, आखिरी वक्त मरती सिसकती खस्ता हाल एम्बुलेंस में सफर करने वाले जिना साहब मुस्कुराने लगे। मैंने कहा आसमां ज़र्फ हो और मोहब्बत अहले ज़मीं रखते हो, इस कदर रुसवाई के बाद भी हम पर यकीन रखते हो। कहने लगे यकीन नहीं ईमान रखता हूं, मैं आज भी ख्वाहिशे तकमीले पाकिस्तान रखता हूं। जानता हूं बहुत बदहाली है, ईमान है तकदीर तो बदलने वाली है। तुम्हारे हाथों में दी थी दुनिया जहान की दौलत, आज क्यों हर शख्स दर दर का भिखारी है। हमने दिन रात मेहनत की अंग्रेजों को मुल्क से भगाने के लिए, तुम तड़पते हो सिसकते हो अमेरिका जाने के लिए। देखता हूं कि जिन माओं बहनों बेटियों की इज्जत बचाने के लिए मैंने ये मुल्क बनाया था, कल उन्होंने मेरे मजार के ठीक आगे इज्जत का बाजार लगाया था। देखता हूं मगर नाउमीद नहीं हूं, इसलिए कि आज भी एक आस जिंदा है, हया का दामन छूटा नहीं है, एहसास जिंदा है। आज भी इस माशरे में जब कोई छोटी बच्ची गुड़िया खरीदती है, दुपट्टा साथ में लेती है। इसको पाकिस्तान कहते हैं। आज भी जहां खेलने के लिए मुनासिब ग्राउंड नहीं है लेकिन अंधों की टीम 2 मरतबा वर्ल्ड कप जीत कर आती है, इसको पाकिस्तान कहते हैं। जहां 38% बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं, वहां कोई अली मुइन नवाजिश 1 साल में 21 मज़ामीन के अंदर A1 ग्रेड लेकर आलमी रिकॉर्ड कायम करता है, इसको पाकिस्तान कहते हैं। जहां MM आलम 1 मिनट में 5 जहाज गिराकर दुनिया को दंग कर दे, इसको पाकिस्तान कहते हैं। और जहां के सियासतदान सबका सब कुछ लूट कर खादाने पर मबनी हो, वहां कोई अब्दुल सत्तार ईदी अपना सब कुछ लुटा दे, इसको पाकिस्तान कहते हैं। आओ तुमको बताता हूं क्या शय है पाकिस्तान। नशा है, मुल्क है, मस्ती है, मैं है पाकिस्तान। तोड़ना चाहा इसे अपनों ने भी गैरों ने भी, खुदाए लम यज़ल की मर्जी से तय है पाकिस्तान। मेरे बच्चों, आजादी की जंग आज भी जारी है, तुम्हें एक दूसरे को हौसला दिलाना होगा। कल बदमाशों से मुल्क को बचाया था, आज शरीफों से बचाना होगा। कल जिना ने पाकिस्तान बनाया था, आज पाकिस्तान को जिना जैसा बनाना होगा। फिर किसी की क्या हिम्मत कि हमसे मुकाबला करे, हमसे झुक जाने का मुतालबा करे। कभी धमकी, कभी हाइक, कभी पानी, कभी कबूतर, कभी सर्जिकल स्ट्राइक। जिना की कौम ने तो आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, ये गांधी के मुल्क को लड़ने का इतना शौक क्यों है। जिना की कौम ने तो आपके अदाकारों, फनकारों, गुलकारों को सर पर बिठाया था, आपकी फिल्मों को अपने सिनेमा घरों में चलाया था। आपने हमारे अदाकारों को मुल्क से निकाल दिया। ये गांधी की कौम को लड़ने का इतना शौक क्यों है। जिना की फौज ने तो
कश्मीर में आजादी की बात की थी। ये गांधी की फौज को लड़ने का इतना शौक है तो फिर ठीक है। आए सिपाहे जिना दुख्तरे बर के रंजो महन बन के थन, हर बदन में अजल की अगन खोल दे, लश्करों का जिगर चीर मस्ती में आ, जलजलों की तरह घन में घनन घोल दे, दुश्मनों के लहू की हर एक मौज में अपने माथे की हर एक शिकन खोल दे, अपने आदा के सर आसमां पर उड़ा, इनकी गंगा में इनके कफन खोल दे। मैं मना में उतर, मैं सरा से उबर, कल्बे लश्कर पे बिजली गिरा झूम कर, अपने कायद के हौसलों को बुलंद करके रख, देख सारी दुनिया को माजूर कर। अब न रोको मुझे, अब न टोको मुझे, आगे बढ़ना है अब, मुझको लड़ना है अब। इस वतन पे जिया हूं हजारों बरस, इस वतन पे बिलाखिर मरना है अब, इसको पाकिस्तान कहते हैं। तुझसे है मेरी तमन्ना दुनिया भूलूं, आज़्म मेरा मेरे इरादे हैं यूं, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जान फिजा में तख़य्युल है, तो शीरीं है सुखन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक, वतन पाक, वतन पाक, वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक, वतन। तू दिल अफरोज बहारों करो ताजा चमन, तू दिल अफरोज बहारों करो ताजा चमन, तू महक ले फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारे आना दिल का बहारे मस्कन, रंगो आहंग से मामूर तेरे को दमन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक, वतन। मेरा दिल तेरी मोहब्बत का जान बख्श दिया, मेरा दिल तेरी मोहब्बत का जान बख्श दिया, मेरा सीना का है संगीन सा, मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर ना हो निसार, मैं ये समझूंगा ठिकाने लगा सरमाए तनु, ए मेरे प्यारे, ए वतन पाक, वतन पाक, वतन पाक, वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक, वतन। इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकम। और जी हमारे पास इसी नाम की 3 टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे हम करेंगे कुछ सवालात, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं सिर्फ आप लोग नहीं, हम लोग भी वो भूल चुके हैं। और जब स्कूल लाइफ होती है तब हमें वो तमाम चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते जाते हैं हम वो चीज़ें तमाम भूल जाते हैं। तो आज दोबारा ज़रा याद दहानी करानी है, हम इनसे सवालात करेंगे। ये 3 टीमें हमारे साथ मौजूद हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन। और इन तीनों टीमों में से जो भी जीतेगा 2 राउंड हम इनके करेंगे।
जो भी इस टीम में से जीतेगा उसको हम ये कायद डे की ट्रॉफी जो है वो हम देंगे। तो जी पहली टीम में जो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर यूनिटी में कशिफ एंड एहसन के लिए बहुत सारी तारीफ। और दूसरी टीम है हमारी फेथ, इसमें हमारे साथ मौजूद हैं हसन और इरम के लिए बहुत सारी तारीफ। और तीसरी टीम है हमारी डिसिप्लिन, इसमें है इरज एंड हम्माद, दोनों के लिए बहुत सारी तारीफ। और जी सवालात मैं शुरू करती हूँ, जरा हमारा भी हावजा थोड़ा सा तेज हो जाए, जरा हम भी रिपीट कर लें, रिवीजन हो जाएगी हमारी, है ना। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल है मेरा यूनिटी टीम से। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जहां पैदा हुए उस इमारत का नाम क्या था? हाँ जी, टीम फेथ, यही वजीर मेंशन। वजीर मेंशन खारादार, जवाब दुरुस्त है। हाँ जी, डिसिप्लिन, कायदे आज़म के वालिद का पूरा नाम क्या था? जिन्ना पूंजा। जिन्ना पूंजा, जवाब दुरुस्त। यूनिटी, कायदे आज़म की आबाई गांव का नाम क्या था? जी यूनिटी, कायदे आज़म के आबाई गांव का नाम क्या था? उनके वालिद का आबाई गांव का नाम, गांव। फेथ, काठियावाड़ का गांव पानीली। जवाब दुरुस्त है। डिसिप्लिन, कायदे आज़म की मादरी जुबान क्या थी? गुजराती। जवाब दुरुस्त। यूनिटी, कायदे आज़म ने कहां से तालीम हासिल की? सिंध मदरसतुल इस्लाम, जवाब दुरुस्त। फेथ, स्कूल लाइफ में वो कौन सा खेल ज्यादा खेला करते थे? क्रिकेट और बिलियर्ड दोनों खेलते थे। जवाब दुरुस्त। क्रिकेट ज्यादा खेला करते थे। डिसिप्लिन, आला तालीम के लिए कायदे आज़म इंग्लैंड कब गए? सन और मंथ। 1892। 1892 दिसंबर, जवाब दुरुस्त है। यूनिटी, पॉलिटिकल करियर की शुरुआत उन्होंने कब की? 1906। जवाब दुरुस्त। फेथ, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब ज्वाइन की? 1906 में, लेकिन बाज़ किताबों में 1905 भी है। जवाब दुरुस्त, 1906 में। डिसिप्लिन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने कब? सन 1913। 1913, जवाब दुरुस्त। मुस्लिम लीग में शामिल होने की दावत कायदे आज़म को किसने दी? यूनिटी, मुस्लिम लीग में शामिल होने की दावत कायदे आज़म को किसने दी? नहीं, दादा भाई नहीं। मुस्लिम लीग में शामिल होने की दावत कायदे आज़म को किसने दी? अल्लामा इकबाल। मुस्लिम लीग में शामिल होने की दावत मौलाना मोहम्मद जौहर और सैयद वजीर हसन दोनों ने दी। जवाब दुरुस्त, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। कायदे आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए? डिसिप्लिन, सन 1828 को पेश किए। सन 1828 को मंजूर हुए थे और 1829 को पेश किए थे। जवाब दुरुस्त। नहीं, एक सेकंड, क्या बोला आपने? 1928 को जो है वो मंजूर हुए थे। पेश जो है वो 1928 को किए थे। आपने क्या देखें, 1928 को पेश मंजूर किए थे और 1929 को पेश किए थे। फाइनल आंसर जवाब दुरुस्त है। पहले उन्होंने 18 बोल दिया था। हाँ, अच्छा जी, दो कौमी नजरिया कब और कहां पेश किया गया? दो कौमी नजरिए कहां और कब पेश किए गए? यूनिटी, भारत, इंडिया। वो तो जाहिर है भारत ही था उस वक्त। हाँ। डेट बताएं, भारत की जगह बताएं, कौन सी जगह थी? डेट बताएं, चले डेट बता दें। हाँ जी, फेथ, दो कौमी नजरिए कब और कहां पेश किए गए? 1930 इलाहाबाद। जी, 1930 इलाहाबाद।1938। नो।
दो कौमी नजरिए 28 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में पेश किए गए। कायद-ए-आज़म को कब पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मुकर्रर किया गया? यूनिटी। कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कब मुकर्रर किया गया? 1947 डेट? 14 अगस्त। जब आज़ाद हुआ था तभी बने थे ना गवर्नर जनरल, उससे पहले नहीं बने थे। 15 अगस्त 1947। क्या करें जी? नहीं, गलत जवाब है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी किस शहर में वाक़ है? फेथ। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद जवाब दुरुस्त। डिसिप्लिन। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का लक़ब किसने दिया? कायद-ए-आज़म का लक़ब ये तो बहुत आसान सवाल है लियाकत अली खान। ना। मोहम्मद अली जिन्ना को कायद-ए-आज़म का लक़ब किसने दिया? इसमें मैंने अपनी टीचर की 2 छड़ियां भी खाई थी इसलिए मुझे याद रह गया। फिरोजुद्दीन। फिरोजुद्दीन अहमद ने जवाब दुरुस्त। और जी इस राउंड के सवालात पूरे हो चुके हैं और ये तमाम वो सवालात थे जो बचपन में हमने बड़े जवाब दिए। और ये जो मैं बता रही हूँ कि 2 छड़ियां मैंने खाई थी टीचर की, बस ये नाम मुझे याद नहीं होता था। और वो पता नहीं क्या 6-7 दिन के बाद यही सवाल मुझसे खड़ा करके पूछती थी और मुझे यही सवाल का जवाब नहीं आता था। बहुत प्यारे दिन होते हैं वैसे। हाँ, है ना? याद रह जाती है वो चीज़, है ना वो चीजें वाकई। मतलब उस्ताद को छड़ी मार लेना चाहिए, इसका मतलब है क्या? हाँ तो उस्ताद भी तो ऐसा हो जो छड़ी मार सके। हर उस्ताद नहीं मार सकता हाँ। छड़ी। अच्छा जी, इस राउंड में जो है यूनिटी ने 2 जवाब दिए हैं सही। और कितने सवालों में से? 5 सवालों में से 2 जवाब सही दिए हैं। फेथ ने जो है 5 सवालों में से 6 के सही जवाब दिए हैं। 6 के सही जवाब दिए हैं। 6 कैसे होगा? 5 नहीं, उनके जवाब उन्होंने दिया ना, शिफ्ट किए हैं सवाल ना। और डिसिप्लिन ने पूरे के पूरे 5 सवालों के सही जवाब दिए हैं। और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप जाहिर है आप एक तालीमी इदारा चला रही हैं, आप पढ़ा रही हैं लोगों को, तो आपसे पूछूंगी स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका दिमाग क्या होता है? मतलब बिल्कुल ऐसा कोरा कागज होता है कि जिस पे आप जो चाहे लिख दें और उसके बाद जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तब आके चेंज होते हैं। क्योंकि हम जब बच्चे थे हमें तो बस ये होता था कि हम बड़े पाकिस्तानी बनेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जैसे ही प्रैक्टिकल लाइफ में आए अपने ही घर के मसलों में ही खत्म हो गए। बिल्कुल सही। हाँ, ये हर एक के साथ होता है, लेकिन जैसे बच्चा जब शुरू में आता है वो वाकई कोरा कागज़ की तरह होता है। आप उस पर जो कुछ लिखते हैं। और दूसरे ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने एनवायरनमेंट का आदी होना शुरू होता है। एनवायरनमेंट में भी दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, माहौल, फिर प्रैक्टिकल लाइफ आती है। मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगी जवेरिया कि आपके घर का माहौल जितना स्ट्रॉन्ग होता है और आपका बैकग्राउंड और आपके वालिदैन की तरबियत, आपके घराने का माहौल, सारी ज़िंदगी वो आपके साथ चलता है। आप चाहे किसी जगह भी चले जाएं, आप उस अपने रास्ते से कहीं हिलते नहीं हैं, क्योंकि आपको अपना बैकग्राउंड साथ साथ चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिन बच्चों के वालिदैन घर पे तवज्जो नहीं देते, उनकी पढ़ाई पे, उनकी तरबियत पे, फिर उन पर माहौल जल्दी असर करता है। आप देखते हैं ना कि बाज़ बच्चे, उनके घरों में वो माहौल नहीं है लेकिन बाहर से वो सीख कर आ जाते हैं। लोग कहते हैं इनके तो घर में कभी किसी ने गाली नहीं दी, ये गाली कैसे दे रहे हैं, कैसे उन्होंने उसको अपना लिया। लेकिन अगर उस घर वाले खुद ना हो, घर वाले कहते हैं ये तो, मैं तो तालीमी इदारे में जानती हूँ ना, मैं जब मदर को बुला के पूछूंगी कि नहीं मैडम हमारे यहाँ तो सवाल ही नहीं है। फिर आपने बच्चे को इतने स्ट्रांग नहीं किया है कि वो बाहर के माहौल को ना अपनाए, उसको बताएं सही और गलत का। और ये भी मैं इसकी कायल नहीं हूँ जवेरिया कि बच्चों को बहुत बंद करके आप रखें, उनकी क्रिएटिविटी को बाहर आने दें, उनकी सलाहियतों को आप सैकल होने दें, उनको रास्ता दिखाएं, गाइडलाइन दें और फिर उन्हें दुनिया के चैलेंजेस का मुकाबला करना सिखाएं। इतना कमजोर ना बनाएं। जो अपने घर से कमजोर बच्चा निकलता है ना, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वो आपसे मुतासिर हो जाएगा, मुझसे हो जाएगा, उससे हो जाएगा, उससे हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी माँ इतनी स्ट्रांग है, उसका बाप, उसके घर का माहौल के, वो जहाँ कहीं किसी को देखे उसको अपने वालिदैन का कहा, अपने बुजुर्गों की बात, ब्रॉटअप उसका ऐसा होना चाहिए। तो घरेलू तरबियत हमारे यहाँ जरा लैक करती जा रही है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो गई है। आप चाहे कितने महंगे स्कूल में पढ़ा दें,
दें और चाहे कितनी अंग्रेजी की किताबें पढ़ा दें, लेकिन आपकी तरबियत घर से चलती है, घर का माहौल स्ट्रांग होना चाहिए। और वालिदैन जो कुछ बच्चे को दे देते हैं वो बच्चे के जहन से कभी नहीं निकलता, जैसे जैसे बल्कि उम्र आगे जाती है, उम्र के साथ साथ वो मजीद और तकवीत हासिल करती हैं वो बातें जो आपके वालिदैन शायद उस वक्त समझ में नहीं आई होती है, जब हम बच्चे बाद में समझ में फिर याद मेरे आता एक दोस्त हैं बहुत अच्छे मुअज़्ज़िज़ खुर्रम शेख साहब, वो हमेशा ये कहते हैं कि उस्ताद का बड़ा किरदार है। बाप वो होता है जो आपको आसमान से जमीन पर लाता है, लेकिन उस्ताद वो होता है जो आपको जमीन से आसमान पर लाता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत आला। ये हकीकत है, ऐसा है। तो ये कॉम्बिनेशन है, आपको अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए, अच्छे साथी मिल जाए, फिर तो आप ब्लेस्ड हैं। हम तो बड़े ब्लेस्ड लोग थे, हमें अच्छे अच्छे लोग मिल उस्ताद का कामिल होना जी, शागिर्द का आमिल होना और अल्लाह की रजा का शामिल होना, फिर आदमी इंसान। आज पहली बार नहीं होगा सूफी ने ऐसी बात की जो दिल को लगी है जाके। एक चीज मैं ऐड करना चाहूँगा, इधर मोजिस भी तो हो गया, इधर तो देखो। हाँ, बात भी कुछ। आजकल की जो जनरेशन है वो माशाल्लाह बहुत ज्यादा ईमानदार है। इस तरह के मुझे एक फोन आया तो मैं उस बंदे से बात नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने बेटे को बोला, आर्यान को, कि यार आप उठा के उनको बोलो कि पापा नमाज पढ़ रहे हैं। कहते नहीं पापा मैं झूठ नहीं। हमें बच्चों से सबक मिला कि वो आपका टीचर हो गया। मतलब है कि ये बच्चे आपको सिखा देते हैं। तो मुझे कुछ बहुत मुझे महसूस हुआ कि यार मैंने वाकई गलत बात की, तो मैंने फिर एक्सक्यूज उससे किया। अच्छा उस्ताद मिल गया होगा इसका तो मतलब है। मेरा ख्याल है कि आजकल के बच्चे जो है वो हमें सिखाते हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। आपके वालिदैन, उस्ताद, आपका माहौल सभी किसी से भी सीख सकते हैं, बिल्कुल, किसी से भी सीख सकते हैं। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इनका दूसरा राउंड भी शुरू करेंगे। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी। कायदे आजम ने फरमाया, मुसलमान झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ, अगर उसे झुकाने की कोशिश की गई तो बाबर बन जाएगा। ये टीपू सुल्तान की सूरत में नमूदार होगा, ये मर जाएगा लेकिन महकूमी कबूल ना करेगा। वापस आ चुके हैं और दूसरा और आखिरी राउंड, 2 ही राउंड हम करेंगे आपके साथ। हम शुरू करने वाले हैं और मैं आपको बताती चलूं कि इस राउंड में हम आपको हमारे स्क्रीन जो लगा हुआ है इस पे एक तस्वीर दिखाएंगे। आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि वो तस्वीर कहाँ की है या किस चीज की है, और उसके बाद उसके बारे में एक सवाल करूंगी, उस सवाल का आपने जवाब देना है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिटी जी दिखाइए पिक्चर। ये तस्वीर किस जगह की तस्वीर है, ये क्या जगह है? फैसल मॉस्क। फैसल मस्जिद, जवाब दुरुस्त है। फैसल मस्जिद को जिस आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया था उनका नाम था वेडट डेलोके। सिर्फ ये बताइए कि इनका ताल्लुक कौन से मुल्क से था? अच्छा, पेरिस। सही है। पेरिस। आप जरा सोचें कि जो इमारतें तामीर होती हैं, खासकर मस्जिदें वगैरह, ये कौन सा मुल्क इसमें ज्यादा वो है? ईरान। हाँ, ये टर्की के आर्किटेक्ट है। मस्जिद नबी भी इन लोगों ने सबसे पहले जो है वो बनाई थी। अच्छा जी, मैं एक चीज और बता दूं कि आपके आगे बजर रखा हुआ है, अगर आप लोग ये बजा देंगे तो जिसके ज्यादा जवाबात होंगे तो वो जीत जाएगा। तो जिसको भी ये बजर बजाना है, जिसको समझ में आता है जवाब क्या है, तो आप इनको क्वेश्चन ना आ रहा हो तो हम नहीं आप बजर बजा दें। ठीक है, किसी ने बजाया नहीं, हाँ सही है, ठीक है। अच्छा जी, जो भी पिक्चर देखें आपको समझ में आती है कौन सी पिक्चर है, आपने बजर बजा देना है। ठीक है, अच्छा जी, सवाल नंबर 2 हम करेंगे, लेकिन एक पिक्चर देखने के बाद। जी पिक्चर दिखाइए। ये कौन सी जगह की पिक्चर है, क्या जगह है ये? नहीं पता? हाँ जी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। है इतना बड़ा कॉलेज? हाँ जी, मोहटा पैलेस। नो, आप लोग में से कोई बताएगा? दोबारा दिखाइए तस्वीर। नहीं, मुबास सूफी बताएंगे, दिखाइए। मैं मुझसे मत पूछना। हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा? चलिए मैं बता देती हूँ, ये नूर महल है और ये भावलपुर पंजाब में वाक़ है।
और अभी एक पाकिस्तानी फिल्म भी आई थी जो कि पूरी इसी नूर महल में बनी हुई थी, इसमें सऊद भी थे, इसलिए मुझे याद है। याद है ना, इसलिए मैं तो वैसे सऊद की फिल्म थी तो इसलिए मुझे याद है। अच्छा जी, तीसरा वो दिखाइए आप जी, किस चीज की पिक्चर है आपके पास? हाँ जी, अल्लाह का वास्ता ये ना कहना हमें ये नहीं पता। हाँ जी, वादी सवात, जी ये वादी सवात नहीं, ये झील है एक, सैफुल मलूक। झील सैफुल मलूक, जवाब दुरुस्त है। ये किस सूबे में वाक़ है, इसका जवाब दे दीजिए। खैबर पख्तूनख्वा। जवाब दुरुस्त। हाँ जी, अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं, जरा बजर पे हाथ रख लीजिए, क्योंकि वो तस्वीर इतनी ज्यादा आसान तस्वीर है कि सबको ही पता है। तो जी दिखाइए तस्वीर। अरे बाप रे बाप। हाँ जी, नहीं डिसिप्लिन, उन्होंने पहले बजाया ना, पहले किसने बजाया बजर? फेथ ने। चलें जी। अच्छा जी, ये बताइए 5,000 के नोट के पीछे किस जगह की तस्वीर बनी होती है? अब बताएं। अब ये ना कहना हमने कभी 5,000 का नोट देखा ही नहीं है। हाँ जी, कभी गौर से नहीं देखा ना, बस सिर्फ नंबर पढ़ते 5,000 का है या 1,000 का है या वो तो दवाई देते वैसे ही खुला ही ना कराना पड़े। अच्छा जी, 5,000 के नोट के पीछे शाह फैसल मस्जिद की तस्वीर होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट। हाँ जी, बजा दिया उन्होंने पहले। हाँ जी, कायदे आज़म हाउस, रेजिडेंसी हाउस जिसे कहते हैं। बिल्कुल ठीक। कायदे आज़म हाउस का दूसरा नाम बता दीजिए। रेजिडेंसी हाउस नहीं, एक जिना हाउस ना, सिर्फ जिसने बजर बजाया वही जवाब, जब तक मैं नहीं पूछी जवाब नहीं देगा कोई। हाँ जी, नहीं जिना पता? रेजिडेंसी। नहीं, आपसे नहीं पूछी, उन्होंने बजर बजाया है। रेजिडेंसी हाउस मैंने पढ़ा है। अच्छा, कायदे आज़म हाउस का दूसरा नाम फ्लैग स्टाफ हाउस है, ठीक है जी। नेक्स्ट। हाँ जी, बजर बजा दिया, अब याद करें नाम। हम जहन से निकल गए। ब्रिज है सखर में ही। सखर बैराज। सखर बैराज। उन्होंने आपको, मैंने कहा था कि फिर मैं बोला था, मैंने आपसे, फेथ ने पहले बता दिया सखर सखर ब्रिज बोला है उन्होंने। मुझे बैराज मुझे याद था पूरा, सखर बैराज। लेकिन आपसे मैंने पूछा ही नहीं ना, उनकी बारी थी। चले अब सवाल मैं पूछती हूँ, फेथ से सवाल पूछूंगी। सखर बैराज का जो नाम है, इस पुल का नाम बताइए क्या है? सखर बैराज जो है उसके पुल का नाम बताइए। उसके अब दवाएं। खबरों में अक्सर सुना होगा आपने। हाँ जी, गुड्डू बैराज हैं? सखर बैराज के पुल का नाम क्या है? सवाल तो समझे। लेंस समथिंग है। यस 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 लेंस। हाँ, लेंस। लेंस डाउन। लेंस डाउन, जवाब दुरुस्त है। वेरी गुड। नेक्स्ट। हाय, कितनी जल्दी बजाया, किसने बजाया? आपने? अच्छा जी। मीनार पाकिस्तान मुझे पता है। आज एक करारदाद पाकिस्तान किस सन में मंजूर हुई यहाँ पर? 24 मार्च 1940 को मंजूर हुई। 1940 में। हाँ, हम नहीं दबाए, तो हमने बजाया। किसने बजाया था? हम नहीं दबाए। उन्होंने पहले बजाया है, मैंने उनका लाइट जलती भी देखी है। लाइट ही उनकी लाइट पहले जली थी, आपकी बाद में जली थी। अगला वाला आप बता दीजिए। हाँ। चले जी, जवाब दुरुस्त है 1940। चले अब इनसे सवाल करते हैं, इनका कहना ये कि इन्होंने बजाया, तो ये पिक्चर आपके लिए, चलिए ठीक है, दिखाइए जी। मशवरा कर लेना बाद में। चलिए मशवरा कर लें दोनों। ये देखें। कौन सी? हाँ जी, हाँ, आप ही से पूछिए। बोले ना, माइक में बोले ना। K2। हाँ, K2। अच्छा, K2 की बुलंदी कितनी है बताइए? इसकी ठीक है, अभी जवैया मजाक कर समथिंग 1000 समथिंग। आप में से किसी को पता है? आप में से किसी को पता है?
$28,251 फीट बुलंदी है केटू की। जी नेक्स्ट। ATR से आधी है बस। हाँ जी, किसने बजाया बजर? एक सेकंड, किसने बजाया बजर? मैं टीम से पूछूंगी। फेथ? हाँ जी फेथ। बादशाही मस्जिद लाहौर। बादशाही मस्जिद, ये मस्जिद किसने बनवाई थी? औरंगजेब आलमगीर। जवाब दुरुस्त। नेक्स्ट। यहाँ पे हमने शूट किया है। अरबाज ने मुझे बता दिया इशारे से, बल्कि आहिस्ता से बोल के बता दिया। अरबाज खान साहब, शूटिंग कर करके हमें याद है ये चीजें। मैंने टीपू सुल्तान किया था यहाँ पर। हाँ जी, ये कौन सा किला है? नहीं पता। नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बताइए कहाँ पर। नाम याद नहीं आ रहा। कह रही है पता है कि वो तो अरबाज को भी पता है कहाँ पर है। आपको नाम पता है अरबाज किले का? नहीं, ये तो आपने सही कहा कि कहाँ पर वाक़ है, तो मुझे आ गया। अच्छा, ये किला दरावड़ है और ये भावलपुर में वाक़ है। बस अब ये लास्ट आपको दिखाया जाएगा। जी दिखाइए। हाँ जी, किसने बजाया? शाही किला लाहौर। शाही किला लाहौर, जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइए कि ये लाहौर फोर्ट की दोबारा तामीर किस सदी में की गई थी? 1900 में। हाँ, 1900। सेंचुरी कौन सी सेंचुरी? एक दफा सोचने दोबारा। 20वीं। ना ना, पहले क्या कहा था आपने? मैंने 19वीं सदी कहा था। 19वीं सदी। अच्छा, नहीं, 17th सेंचुरी में इसकी जो है दोबारा तामीर की गई थी। बहुत सारी तालियां बजाइए जी। इसकी वजह यह है कि 17th सेंचुरी में ही मुगल जो हैं वो आए थे, इसलिए इसकी जो दोबारा तामीर की गई थी वो 17th सेंचुरी में की थी, मुगलों के दौर में। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम बताएंगे आकर आपको कि कौन सी टीम जो है वो जीती है और कौन सी टीम जो है वो हमारी रनर अप है। तो हाँ, टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कायदे आज़म ने फरमाया, आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें, ये आपका पहला फरीजा है। आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौरे हासिर की सियासत का मुताला करें, ये देखें कि आपके गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और जिंदगी। वापस आ चुके हैं और हमने बहुत सारे सवालात पूछे अपने जो हमारे यहाँ पे मेहमान मौजूद थे हमारी टीमों से, और बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाबात हमें भी याद नहीं थे। अब तो इसमें ऐसी कोई जीत हार वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुकाबला था तो उसमें ज़ाहिर जीत हार तो बतानी ही पड़ती है। तो जी, सबसे पहले मैं बताती हूँ, यूनिटी जो हमारी टीम थी 130 में से 20 नंबर इन्होंने लिए हैं, तो बहुत सारी तालियां इनके लिए। डिसिप्लिन जो हमारी टीम थी 130 में से 50 नंबर इन्होंने लिए हैं, और फेथ जो है उसने 130 में से 100 नंबर लिए हैं, तो हमारी फेथ टीम जो है वो जीत गई। और मैं चाहूंगी कि आप यहाँ पर आइए, आप और आप आ जाए प्लीज। ये एक एक शील्ड जो है ये इन दोनों, आइए जी आइए, सतरंगी की तरफ से आप दोनों के लिए। ये आप इधर आइए, ये आपकी है, ये रही आपकी। ये मुझे दे दें, थैंक यू। विश यू द बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप लोग तशरीफ रखिए और हमारी इन दोनों टीमों के लिए भी बहुत सारी तालियां और बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। आप लोग चाहे तो यहाँ बैठ जाएं, चाहे तो अंदर चले जाएं। थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, अच्छा मैं आपसे पूछूंगी, आप कब से ये तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं? तकरीरी मुकाबलों में तो हिस्सा कम लिया है, डॉक्टर इंशाल ज़्यादा लेती हैं और बेशतर पाकिस्तान के मुकर्रर ज़्यादा लेते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप अच्छा सोचते हैं लेकिन अगर आप अच्छा बोलते नहीं हैं तो आप माजूर हैं। जो सोच अच्छा सकते हैं वो बोलना अच्छी जरूरत है। बहुत आला। एक शेर में अक्सर मैंने कुछ मैच सा किया है और वो काफ़ी हद तक सही भी है कि कैसे पता लगाएं किसी की प्रोफाइल का, व्हाट्सएप और फेसबुक तो सबका भला लगता है। कैसे पता लगाएं किसी की प्रोफाइल का, व्हाट्सएप और फेसबुक तो सबका भला लगता है। मैं कागज पे लिखे हुए शजरों को नहीं मानता, बात करने से आदमी का पता लगता है। बात में असर भी तब होता है जब आपका दिल अंदर से जाहिर हो, बातें एक हो। बिल्कुल। अगर ईमान है अंदर तो तभी जाके अल्फाज असर करते हैं। आप जैसे लोगों से पता लगता है कि अपने मुल्क में दम है। लगता है कि हाँ काम है भाई। जो बात दम है, जबरदस्त दम है। इन्होंने जो बात कही है ना कि आप जो अच्छा सोचते हैं बोलें, और इंसान का पता उस वक्त चलता है जब वो हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल मुबारक है कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। जब आप कहीं जाएं गुफ्तगू इतनी अच्छी करें कि आप पहचाने जाओ। कौल मुबारक है ये नहजुल बलागा में। तो बहरहाल इंसान अपने कॉल से और फिर अमल उसका उस कॉल से मुताबिकत रखता हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। इशार, आपसे मैं पूछूंगी, आप कब से तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा ले रही हैं? मैं स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट कर दिया था, फिर उसके बाद प्रोविंशियल लेवल पर, सिटी लेवल पर, फिर दिन कंट्री लेवल पर। मेरे पास ये एजाज़ हासिल है कि मैंने यंगेस्ट बिगेस्ट पब्लिक स्पीकर हूँ मैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिबेटिंग टाइटल जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर से मिलता है, वो मैंने 2015 में हासिल किया। इट्स वेरी डिफिकल्ट आप बोल भी नहीं तो लग रहा तकरीर हो रही है। ये प्रैक्टिस है, लघु लहजे में तब्दीली आ जाएगी। लफ्जों का चुनना भी बड़ा मुश्किल है। क्या बात। थैंक यू सो मच। तो इट्स लाइक डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पर पूरे पाकिस्तान की टीम्स आई होती हैं, हर कंट्री हर प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, लाइक अराउंड 200 टीम्स 150 टीम्स। तो फिर वहाँ पर जाकर कराची का नाम बुलंद करना, तो इट वाज लाइक ऑनरेबल फॉर मी कि मैंने उसको किया, अटेम्प्ट किया। एक बार नहीं कर सकी, दूसरी बार किया। फिर इसके साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग भी कर रही हूँ, और मतलब जो इल्म मेरे पास है, जो स्किल्स मेरे पास है, आई वांट कि वो दूसरों तक भी डिलीवर हो सके। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कराची का नाम भी पाकिस्तानी है। हाँ, मिनी पाकिस्तान। ये सोच बहुत अच्छी है कि आप किसी दूसरे में ट्रांसफर करें। ये डिबेटिंग हुई, बैतबाजी हुई, मुशायरे हुए, पेंटिंग्स हुई हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं बच्चों को स्कूलों में, जितना मौसीकी उसका एक हिस्सा है, जहाँ शायरी है वहाँ मौसीकी है। मैं कहती हूँ ये चंद चीजें ऐसी हैं कि एक तो हमारे यहाँ इसका टैलेंट जबरदस्त है, और अफसोस ये है कि ज़ियाउल-हक के जमाने से इन टैलेंट्स को मार मार के दबाया गया। अदरवाइज फैक्ट ये है कि अगर कोई शख्स बहुत अच्छा नहीं पढ़ सकता, बहुत अच्छा कमाल का एक ग्रेड नहीं भी ला सकता, मुझे यकीन है हर इंसान के अंदर कोई एक सलाहियत होती है, क्रिएटिविटी तो बाहर आ सकती है। बिल्कुल। बहुत एक ग्रेड नहीं लाएगा लेकिन हो सकता है बहुत अच्छा शायर बन जाए, आर्टिस्ट हो जाए। तो ये जो क्रिएटिविटीज हैं इनको जितना घर के माहौल में भी उजागर करना चाहिए और स्कूलों में भी, कॉलेजों में भी होना चाहिए। ये बुनियादी एक एक्स्ट्रा करिकुलर मैं एक प्रोग्राम देख रहा था मेहदी हसन साहब का गजलों का। मैं बोल रहा था आपको वो लोग कहाँ गए, इतने पेशेंस से गजल सुन रहे हैं, 2.5 घंटे हो गए गजल सुने जा रहे हैं लोग, और इतने मजे से सुन रहे हैं कि लग रहा है कि यार ये ऑडियंस कहाँ गई, हमारी कल्चर कहाँ गया ये वाला। अब ऑडियंस फोन ऐसे लोग आ गए जो दिखावे के लिए अंदर से खोखले होते हैं, निकलते हैं मर्सिडीज से, उनके लोग अरे भाई वाह वाह, और जो एक्चुअल आदमी बेचारा पीछे जाके बैठ जाता, जो खामोश हो गए बैठे। सुनने वाले भी नहीं है, लेकिन वो मेहदी हसन जैसे सुनाने वाले भी, तो वो जो फन की एक कहना चाहिए एक तरक्की को रुकावट मिलती जाती है हमारे यहाँ, वो नहीं होना चाहिए। फन को आगे बढ़ाना और बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा, लाइक मैं मीडिया को भी इसके लिए खराज तहसीन पेश करूंगी, एक्सप्रेस चैनल को, कि प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। वरना हम जब तक स्कूल लाइफ में थे, लाइक छोटे थे, जूनियर स्पीकर्स थे, तो उस वक्त हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिला करता था। तो अब ऐसा है कि मीडिया इस चीज़ को एनकरेज करा है, एक्सप्रेस टीवी बहुत बार करता है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करती हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल रहती हूँ कि आप बुलाती हैं। और हमें बिल्कुल ऐसा ही है, जवेरिया की बहुत फनकार है, फनकार है, इनको अंदाजा है कि फन की किस तरह से कदर करनी है, और फन के धक्के खाए हुए हों। बिल्कुल ऑनेस्टली हम लोगों ने बहुत मुश्किल से काम किया। तो ये जो यहाँ से जो कुंदन बन जाते हैं हम लोग, ये
इन्वॉल्व हुए हम बिल्कुल लोग। बिल्कुल हमें पता है कि ये कौन सी जगह से गुजरा है। ये पता चलता है धक्के खाए में बात। बहुत अभी मैं मेकअप रूम में हेयर स्प्रे कर रहा था, कहते यार मुझे भी देना। मैंने कहा बोले यार हेयर स्प्रे, मैंने कहा मुझे भी देना लगा। एक्स्ट्रा पॉलिश। हाँ अच्छा आपसे पूछूंगी तकरीरें लिखता कौन है आपकी? तकरीरें कोई नहीं लिखता, तकरीरें सिर्फ दिमाग लिखता है, दिल आप सोचता खुद है। लिखते हैं? यकीनन खुद लिखता हूँ और लिखता भी कम हूँ। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि जहाँ खड़ा हूँ वहाँ कुछ देर महसूस करूँ, लोग जो जिस चीज़ की ज़रूरत है बोलने की वो बोलूँ और जो सुनना चाहते हैं यकीनन वो भी बोलूँ। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। उन्होंने मुझे भी बाहर कहा कि आप महसूस करें, आप मोहतरमा फातिमा जिन्ना है और मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हूँ, और आप एक सियासी माहौल बना हुआ है और जनरल अयूब खान मोहतरम है और आपसे बहुत आला बात। वो लड़ाई चल रही है, तो आप महसूस करेंगी तो आप ज़्यादा अच्छा बोल सकेंगे। मैंने कहा बिल्कुल दर्द को मैंने महसूस करना काश पड़ेगा। हम लोग भी उन्हीं की तरह सुने क्या अच्छी जो सोच के ये बोल रहे होते हैं। हकीकत है, आप ज्यादा वाकिफ हैं, आप तो सेलिब्रिटीज हैं सारे के सारे। मैं एक मुख्तसर एक छोटा सा बच्चा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ जो लोग तकरीर सुनते हैं वो ऐसे दीवाने हो जाते हैं और वो कहते हैं हम फील करते हैं जिना के पाकिस्तान में। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जो शायर ने कहा है, वो आप जैसे मुकर्रिरीन के लिए कहा है, देखना तकरीर की लज्जत के, जो उसने कहा मैंने ये जाना कि गोया ये तो मेरे दिल में था। बिल्कुल, तो जो आप कह रहे होते हैं वो हर एक के दिल में होता है, बयान वो उस तरह नहीं कर पाता। आप कोई शेर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये तो मेरे दिल में भी था, लेकिन जब भी तो हम उन शायरों से इतना प्यार करते हैं कि तो हमारे ख्यालात को सफ़े पे रख रहे हैं, और इसीलिए लोग बहुत बड़े लोग होते हैं। जितने क्रिएटिव लोग हैं मैं समझती हूँ अल्लाह ताला के करीब तरीन लोग होते हैं, अल्लाह उन्हें पसंद करता है, बंदों से करीब तरीन होते हैं, बहुत सॉफ्ट और गुदाज होते हैं, वो अपने माहौल से अक्स करते हैं। आप कोई अफसाना पढ़ते हैं उसमें आपको लगता है ये तो मेरा कैरेक्टर था, आप कोई पेंटिंग देखते हैं तो आप सोचते हैं तो मेरा ख्याल था। तो ये सारे जो चीजें हैं ये वो एक इंसान लाके आपके सामने रख देता है। कभी रंगों की सूरत, तो बहुत अहम लोग हैं ये, हमारे दानिशवर, इंटेलेक्चुअल्स, आर्टिस्ट, फनकार, खिलाड़ी, सहाफी, दे ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट किसी भी मुआशरे या और हमारे मुल्क में भरे हुए हैं ऐसे। माशाल्लाह बल्कि आपके शो के वसीले से मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे पब्लिक स्पीकर बना जाए, डिबेट्स कैसे सीखी जाए, बोला कैसे जाए। तो मैं उनको आज ये मशवरा दे रहा हूँ कि सबसे जो बड़ा नुस्खा है ना वो ये है कि अगर आप दिन में कम से कम कुरान की 50 आयतें पढ़ना मामूल बना लेना तो अल्लामाउल बयान जो सूरह रहमान में वो कहता है ना वो आपको बोलना सिखा देता है। इसके अलावा नहजुल बलागा पढ़ें, मुताला करें, सीखें, समझें, शऊर की आपकी दरिख्चे खुलेंगे, आपको बोलने में बहुत मजा आएगा और सामने वाले को एजाज महसूस होगा अगर वो आपके साथ बैठा है। कुरान को अपना लाजिम और मलजूम हिस्सा बना लें अगर आप एक मुकर्रर और एक अच्छा बोलने वाले बनना चाहते हैं, और एक अच्छा इंसान भी। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक, बातें इतने मजे की हो रही है कि दिल नहीं चाह रहा कि ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक लेनी जरूरी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। कायदे आज़म ने फरमाया यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं दी हमें आजादी की दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, तेरा एहसान है, तेरा एहसान, तेरा
अपने स्कूल में जो पहला गाना मैंने गाया था नहीं, आपके अंदर माशाल्लाह है। वो यही गाना था और उस वक्त मैं KG2 में थी बहुत छोटी थी और पता नहीं कैसे गाया था, क्योंकि घर में लगता था, रेडियो ज्यादा चला करता था उस जमाने में, तो सुनते रहते थे सुबह अक्सर अम्मी कभी नाश्ता बनाते हुए कभी कुछ करते हुए, तो अक्सर ये यही अपने गाना वक्त का भी बड़ा जबरदस्त सुना जाने वाला नगमा था और आज भी ये जब बजता है तो उसकी वही तासीर है। हाँ ब्यूटीफुल वाकई। और जब हम ये सुनते हैं तो वो पुराने वक्त बहुत पुराना है ना, तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब कुछ सामने आ अब ये बताइए, ये पहले नगमे जो होते थे, कौमी नगमे, इनमें लफ्जों का जो एक वो होता था, जैसे गहवार क्या कहें, गुलदस्ता, वो अब नहीं ऐसे नगमे होते जैसे जो अट्रैक्शन होती थी एक फौज में, या जो सुनता था वो एकदम ऐसे अलर्ट हो जाता था गाने सुन के, यार ये नगमे सुन के भी आता था अरे हमारा पाकिस्तान। ऐसा क्यों नहीं है आप ये देखिए, सिर्फ कौमी नगमों की बात नहीं कीजिए बल्कि दीगर जो गाने गाए जा रहे हैं उनमें भी वो लिरिक, वो अल्फाज नहीं है। वरना आप ये देखिए पुराने गाने जब आप सुनते हैं या जैसे ये आप गा रही थी तो मैं आपके साथ साथ पूरा गा सकती हूँ, क्योंकि आप एक मिसरा गाएंगी दूसरा मुझे याद आ जाए, है ना, क्योंकि मिसरे से मिसरा ऐसा जुड़ा हुआ और लफ्ज इतनी तरतीब में। इसी तरह पुराने गाने हमें पूरा नहीं याद होगा, लेकिन जैसे कोई सिंगर गाएगा हम उसको फौरन आगे से उसको पकड़ लेंगे, लेकिन आजकल के गाने आपको याद नहीं होंगे। तो इसलिए बस एक गाना याद है मरहूम हमारे जुनैद जमशेद साहब का, दिल दिल पाकिस्तान, वो तो उन्होंने कमाल कर दिया। तो बच्चा ये बहुत अरसे के बाद पलट के एक चीज आई थी, बहुत अरसे के बाद, और अब तक चल रही है। यानी 65 के वॉर में जो नगमे गाए गए थे 65 की वॉर में, उसके बाद अगर आवाज में जो गाने थे और जो हटाते नहीं और लाहौर ये वाकई ऐसा रंग लाएगा शहीदों का लहू, उसके बाद अगर दोबारा से कोई जान पड़ी थी ये दिल दिल पाकिस्तान, और फिर जीवे जीवे और फिर सोनी धरती जो उन्होंने अपने आली साहब ने, तो लफ्ज बहुत अहम होते हैं। आप तो म्यूजिक से वाबस्ता हैं, आपको पता है, आपको अच्छा लफ्ज देंगे तो आप अच्छी म्यूजिक बनाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, कम टाइम रह गया है प्रोग्राम का और मैं चाहूंगी कि हम आप सबसे कोई एक मैसेज अपनी कौम को, अपने देखने वालों को, हमारे पाकिस्तानी भाई बहनों को आप देना चाहेंगी। आप एक तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती मैं कौम को पैगाम देने लगूं, बहुत बड़ी बात कह दी आपने बस, लेकिन हाँ हम सब सिविलियन एज अ पाकिस्तानी हर एक के अपने जज्बात हैं और मैं ये समझती हूँ मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड, अपने आप को बहुत खुश नसीब, सही मानों में खुशबख्त समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक बहुत शानदार मुल्क में और एक बहुत अच्छे माहौल में बड़े अच्छे उस्ताद, बहुत अच्छे लोग मिले। लेकिन फैक्ट ये है कि एक जो बात कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कह गए, जो आपने अपने इंट्रो में भी कही कि काम काम और काम, इसमें बहुत गहराई है। आप अपने आप को मसरूफ़ रखें, काम करें, अपनी ज़िंदगी को काम में लाएं, दूसरों के काम करें, काम के लिए अपने आप को वक्फ रखें। आप दुनिया की तमाम मामलात से, दूसरे खराबियों से आप बचे रहते हैं। और जो ये नौजवान नस्ल बैठी है हमारे पास, इनके पास तो बहुत काम है, लेकिन उन कामों में से अपने मुल्क के लिए कोई ना कोई ऐसा, मैं अपने स्टूडेंट्स से एक बात कहती हूँ, वो मैं आज आप लोगों से कह दूँ। मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक मोटो दिया है अपने स्कूल में। वो मोटो ये है कि जब आप लोग पढ़ लिख जाएं, जब आप लोग तालीम हासिल कर लें, तो किसी ना किसी एक बच्चे को पाकिस्तान की तालीम दिला दीजिएगा। और अगर आप 2 को दिला सकते हैं तो 2 को दिला दीजिएगा। अगर आप 3 को, जैसे आप अपने फन को आगे बढ़ा रहे हैं, इस तरह ये हमारे यहाँ सिर्फ एक चीज़ की बहुत बड़ी कमी हो गई। हम बहुत तालीम याफ्ता लोग इस मुल्क को हासिल करके और ऊपर लेकर आए थे, लेकिन हमारे यहाँ इल्म की कमी हो गई। तालीम तो बहुत है, तालीम तो लोग हासिल करें, पर इल्म तो अपने इल्म से दूसरों को भी फैज़याब करें, और जब आप तालीम हासिल करें तो औरों को तालीम दें। किसी भी शख्स का एक दूसरे के साथ एहसास ये लाजमी रखें। जब तक एहसास होगा, एहसास के बाद यूनिटी आएगी। हर इंसान को एक दूसरे के साथ एहसास का ताल्लुक पाकिस्तान है। कायद-ए-आज़म डे के हवाले से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब देखा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने और उसको शर्मिंदा ताबीर किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस हवाले से सिर्फ ये कहूँगा कि यकी मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। औरतों
भी यही शमशीर है। औरतों की भी यही शमशीर है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत बहुत सुंदर मैसेज देंगे ये क्योंकि भी टाइम बहुत कम है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जैसे कि आज हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उनके उसूलों को मद्देनजर रखते हुए हमें अपने अंदर उन्होंने जो ख्वाब देखा था, वो जो चाहते थे जैसा इंसान, जैसा इंडिविजुअल, जैसा पाकिस्तानी बनाना चाहते थे, हमें वैसा चाहिए कि हम वैसे पाकिस्तानी अपने आप को साबित करें। जी, आपकी इजाजत से आज जिनका दिन है उन्हीं को पैगाम देने देते हैं। मुझे याद है कायद आज़म के बारे में कहा जाता है कि मतलब पढ़ने के लिए बाहर गए तो वहाँ एक उस्ताद से बहुत मोहब्बत रखते थे। उस्ताद क्योंकि वाइट स्किन थे, गोरे थे, और कायद आज़म ब्राउन स्किन थे, तो उनको एक थोड़ा सा था प्रॉब्लम। वैसे मुझे वो गोरे ही लगते थे कायद आज़म। अच्छा, माशाल्लाह। तो कायद आज़म से उनको थोड़ा सा मसला रहता था, लेकिन कायद आज़म की मोहब्बत उस्ताद के लिए बहुत ज्यादा थी। एक मतलब कैफेटेरिया में बैठे हुए हैं और इनके उस्ताद खाना खा रहे हैं, कायद आज़म ने जुम्बिश की, अपना खाना लेकर उनके पास चले गए, सर मैं आपके साथ बैठ के खाना खाना चाहता हूँ। तो इनको गुस्सा आ गया, कहते हैं तुम्हारी ये मजाल, तुम्हें नहीं मालूम एक परिंदा और एक, जुमला बदल के कह रहा हूं, एक परिंदा और एक भेड़िया साथ नहीं खा सकते। कायद आज़म ने कहा अच्छा, कहा अगर ये बात है तो आप खाते रहे, मैं उड़ जाता हूं। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत भाई आला। जी थैंक यू सो मच। और केक हमारे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम आपके गाने से केक, गाना भी तो आपका साथ ही चलेगा ना। आप आइए ना प्लीज, आइए जी। अरे हाँ, ये जो है आपके लिए, प्लीज, ये आपके लिए, थैंक यू, ये आपके लिए, और ये और मेरे लिए। ये आपके लिए, और आप ये आपके लिए। अच्छा, ये लीजिए, थैंक यू। आजा भाई, आइए, टाइम बिल्कुल नहीं है, टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, आइए आओ। जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। अरे बस कर दे भाई, इनके तो बालों में जाएगा, मेरी टेंट में जाएगा। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। ये बात मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने धुन में एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान